तो आज गॉस थ्योरम का लेक्चर नंबर 2 हम लोग देखने जा रहे हैं और इस लेक्चर में हम लोग गॉस थ्योरम का प्रूफ पढ़ेंगे। गॉस थ्योरम क्या होता है और उसको साबित करेंगे, जो भी गॉस थ्योरम का फॉर्मूला होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। आपने लेक्चर फर्स्ट में ये पढ़ा कि जो विद्युत फ्लक्स होती है, जो विद्युत फ्लक्स डी फाई, वो बराबर होती है ईडीए कोस थीटा की। नजी अगर आपको विद्युत फ्लक्स निकालना है, अगर आपको विद्युत फ्लक्स निकालना है तो उसके लिए इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी आपको मालूम होना चाहिए, उसके लिए आपको एरिया मालूम होना चाहिए, उसके लिए इंटेंसिटी और ये एरिया के बीच में एंगल मालूम होना चाहिए। ये 3 बात मालूम होना चाहिए, तब जाकर के आप विद्युत फ्लक्स निकालेंगे। विद्युत तीव्रता आपको मालूम होना चाहिए, क्षेत्रफल आपको मालूम होना चाहिए, सतह का क्षेत्रफल क्या है, और क्षेत्रफल और विद्युत तीव्रता के बीच कोण मालूम होना चाहिए, तब जाकर के आप विद्युत फ्लक्स निकाल पाएंगे। अदरवाइज समस्या क्रिएट करेगा। अब सोचो थोड़ा सा, फ्लक्स निकालने का, विद्युत फ्लक्स निकालने का ये फॉर्मूला है, लेकिन गॉस थ्योरम जो है ना एक और तरीका देता है विद्युत फ्लक्स निकालने का। आप एक इस फॉर्मूला से तो विद्युत फ्लक्स निकाल ही ले रहे हैं, लेकिन और एक फॉर्मूला देता है गॉस थ्योरम विद्युत फ्लक्स निकालने का। ऐसा फॉर्मूला जिसमें आपको विद्युत तीव्रता मालूम नहीं रहेगा तब भी निकाल लेंगे, आपको क्षेत्रफल भी नहीं मालूम रहेगा तो निकाल लेंगे, और इन दोनों के बीच एंगल भी नहीं मालूम रहेगा तो निकाल लेंगे। यानी अगर हम बोले कि कोई वस्तु है, ये देखिए कोई वस्तु है, बंद वस्तु है, क्लोज्ड बॉडी है, और इसके अंदर प्लस क्यू चार्ज है, रखा हुआ है आवेश। जब ये आवेश रखा हुआ है तो इससे विद्युत बल रेखा निकलेगा। विद्युत बल रेखा निकलेगा तो इस सतह के लंबवत होकर के कुछ लाइंस निकलेगा, उसी को विद्युत फ्लक्स बोलेंगे। तो कोई पूछेगा कि बताइए कि विद्युत फ्लक्स कितना निकलेगा, तो कैसे बताएंगे? आपको ना तो विद्युत तीव्रता मालूम है, मान लो यहाँ से विद्युत फ्लक्स निकल रहा है, तो यहाँ पर ना तो आपको विद्युत तीव्रता मालूम है। अगर आप चाहते हैं विद्युत तीव्रता निकालना तो विद्युत तीव्रता का फॉर्मूला होता है 1/4πε0 Q/r², यानी 1/4πε0 का वैल्यू 9 × 10⁹ होता है। Q यहाँ पर दिया हुआ है, लेकिन रेडियस ये त्रिज्या दिया हुआ है, यहाँ से यहाँ का दूरी दिया है, मालूम है नहीं। जब दूरी मालूम नहीं है तो विद्युत तीव्रता नहीं निकल रहा है। आपको आप क्षेत्रफल भी नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि आपको त्रिज्या मालूम ही नहीं है कि यहाँ से यहाँ का दूरी क्या है। आप क्षेत्रफल भी नहीं निकाल सकते हैं, और क्षेत्रफल और विद्युत तीव्रता के बीच का कोण तो दिया ही नहीं है, तो आप कोण भी नहीं निकाल सकते हैं। इसका मतलब कि जब आवेश दिया रहेगा तो आप इस फॉर्मूला से विद्युत तीव्रता नहीं निकाल सकते हैं, सॉरी विद्युत फ्लक्स नहीं निकाल सकते हैं। तो कैसे निकाल सकते हैं? तो गॉस थ्योरम लगा के हम आसानी से बता सकते हैं कि कोई बंद बॉडी है और इसके अंदर चार्ज रखा हुआ है, तो इससे कितना फ्लक्स निकलेगा, कितना विद्युत फ्लक्स निकलेगा, हम आसानी से बता सकते हैं गॉस थ्योरम लगा करके। तो आप समझ रहे हैं गॉस थ्योरम से क्या फायदा हो सकता है। अगर हम गॉस थ्योरम को पढ़ लेते हैं तो हम विद्युत फ्लक्स निकाल सकते हैं किसी भी स्थिति में। इस फॉर्मूला से निकालने के लिए विद्युत तीव्रता, क्षेत्रफल और दोनों के बीच का एंगल मालूम होना पड़ेगा, लेकिन ये सब नहीं भी मालूम रहेगा तो हम आराम से विद्युत फ्लक्स निकाल सकते हैं। कब? जब गॉस थ्योरम को पढ़ लेंगे तब। तो देखते हैं गॉस थ्योरम क्या कहता है। तो चलो दादा इस गॉस थ्योरम को हम देखते हैं। आप रेगुलर लेक्चर को देखते रहे। मैं हर स्टूडेंट को, जो स्टूडेंट मेरे से कनेक्टेड है व्हाट्सएप से, उन सभी को हम PDF सेंड कर दिए हैं। आप क्वेश्चन को सोल्व कीजिए। पर डे 10 क्वेश्चंस, हर लेवल का क्वेश्चन है, बोर्ड, CBSE, मेंस, एडवांस, हर लेवल का क्वेश्चन है। नीट का है, IIT का है, हर लेवल का उसमें क्वेश्चन है। हर यूनिट से 200 क्वेश्चंस रहेगा, आप सॉल्व कीजिए, काफ़ी है।
तो चलिए हम जा रहे हैं गॉस थ्योरम को देखने। गॉस प्रमेय, गॉस थ्योरम, गॉसेस थ्योरम। देखो क्या बोलता है। ये बोलता है कि किसी बंद बॉडी से, ध्यान रखना, बंद बॉडी, क्लोज्ड सरफेस, किसी बंद बॉडी से निकलने वाला कुल विद्युत फ्लक्स 1/ε0 तथा बंद बॉडी के अंदर आवेश के गुणनफल का बराबर होता है। गॉस थ्योरम क्या कह रहा है? बोल रहा है कि कोई बंद बॉडी है और इस बंद बॉडी के अंदर आवेश है, सपोज मान लो प्लस क्यू चार्ज है, तो इस आवेश के कारण विद्युत फ्लक्स बाहर निकलेगा ना जी, विद्युत बल रेखा निकलेगा। जब विद्युत बल रेखा निकल रहा है और वो लंबवत निकलेगा तो विद्युत फ्लक्स होगा भाई। तो इस बंद बॉडी से निकलने वाला कुल विद्युत फ्लक्स, निकलने वाला कुल विद्युत फ्लक्स, d फाई बोले तो क्या, विद्युत फ्लक्स और कुल विद्युत फ्लक्स मतलब जोड़, समेशन, ये बराबर होता है 1/ε0 तथा अंदर में जितना आवेश है वो आवेश के गुणनफल, यानी 1/ε0 × Q। समझ रहे हैं बात को? बंद बॉडी से निकलने वाले कुल विद्युत फ्लक्स 1/ε0, समझ रहे हैं ना, 1/ε0 तथा बंद बॉडी के अंदर कुल आवेश के गुणनफल का बराबर होता है। लिख लीजिएगा, इस बात को नोट कर लीजिएगा कि बंद बॉडी से निकलने वाले कुल विद्युत फ्लक्स 1/ε0 तथा बंद बॉडी के अंदर कुल आवेश के गुणनफल का समानुपाती होता है, बराबर होता है। यही गॉस थ्योरम कहता है। अब आराम से निकाल दीजिएगा, ये समेशन है, कुल विद्युत फ्लक्स 1/ε0 × Q, यही गॉस थ्योरम है। अगर हम बात करें तो इस समेशन है, समेशन को हम लोग डबल इंटीग्रेशन से लिखते हैं, यानी डबल इंटीग्रेशन ऑफ d फाई वो बराबर होता है 1/ε0 × Q। इस डबल इंटीग्रेशन को ऐसे लिखते हैं, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर d फाई ये बराबर होता है 1/ε0 × Q, ऐसे भी लिख सकते हैं। या फिर आप इस d फाई को ऐसे भी लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर E डॉट वेक्टर dA, क्योंकि वेक्टर E डॉट dA को ही हम लोग d फाई बोलते हैं, ये बराबर होता है 1/ε0 × यही गॉस थ्योरम है। आप सबका मतलब एक ही होगा, इस तरह से हम लोग गॉस थ्योरम को लिखते हैं। यही गॉस थ्योरम का आपका मेन फॉर्मूला है। अब हम लोग इस बात को साबित करने जाते हैं कि भाई ये फॉर्मूला कहाँ से आया, कैसे आया, क्या ये सही है, गलत है कि सही। ओके, तो चलते हैं गॉस थ्योरम को प्रूव। कोई कैसा भी बॉडी हो लेकिन बंद होना चाहिए, कैसा भी बॉडी हो लेकिन बंद होना चाहिए, तब जाके आप गॉस थ्योरम को अप्लाई करेंगे, अदरवाइज यू कांट अप्लाई गॉस थ्योरम फॉर ओपन बॉडी। इट विल ऑलवेज अप्लाई व्हेन बॉडी इज क्लोज्ड। तो देखते हैं गॉस थ्योरम को प्रूव करने जा रहे हैं। प्रूव ऑफ गॉसेस थ्योरम। चलो भाई देखो, हम मानते हैं कि किसी भी शेप, एक उल्टा पलटा शेप का कोई मेरे पास सतह है, बंद सतह है। लो हमने मान लिया कि मेरे पास एक इस तरह का शेप का एक वस्तु है और इस वस्तु के अंदर किसी बिंदु पर, सपोज यहीं पर, जिसका नाम बिंदु O है, प्लस Q आवेश रखा गया है।
और ये प्लस क्यू अवेश रखा गया है, इसके कारण विद्युत फ्लक्स इस सतह से निकलेगा तो कितना लगेगा, निकलेगा। यही हम लोग जा रहे हैं देखने, इसी के लिए फार्मूला। तो ये प्लस क्यू आवेश है। अब सोचो हमको निकालना है कि इस पूरा सतह से कितना फ्लक्स बाहर निकलेगा, विद्युत फ्लक्स बाहर निकलेगा। कैसे निकालेंगे? हमको इस आवेश के कारण इस पूरा सतह से कितना विद्युत फ्लक्स निकालना है, यही हमको मालूम करना है। सोचो इसको निकालना है तो क्या करेंगे? अगर हम इस पूरा सतह को छोटा छोटा पार्ट में काट दे, बहुत सारा पार्ट में छोटा 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 पार्ट्स में काट दे, और एक पार्ट्स के कारण निकालने वाले विद्युत फ्लक्स को हम निकाल लें, तो उसके बाद में पकड़ करके ऐड कर देंगे पूरा सरफेस को, तो विद्युत फ्लक्स नहीं निकल जाएगा। मान लो इस सतह को हम पूरा छोटा छोटा पार्ट्स में काट दे रहे हैं, और एक सतह से कितना विद्युत, एक पार्ट से कितना विद्युत फ्लक्स निकल रहा है, हम ये निकाल करके और पूरा पकड़ के ऐड कर दें, तो मालूम नहीं चल जाएगा कि इस पूरा सतह से कितना विद्युत फ्लक्स निकला? आराम से मालूम चल जाएगा। तो हम यही काम कर रहे हैं कि इस पूरा सतह को छोटा छोटा पार्ट्स में काट रहे हैं, जिसका एक पार्ट से ये भी है, बहुत छोटा है, ये बहुत छोटा है, दिखने के लिए हम थोड़ा बड़ा बना दिया। ये बहुत छोटा सा सतह है, चूंकि ये सतह है इसलिए इसका कुछ डायरेक्शन होगा, दिशा। हम मान रहे हैं कि इसका दिशा इधर है कुछ, और ये सतह इस प्लस क्यू बिंदु से कुछ दूरी पर है। मान लीजिए ये आर दूरी पर है, ठीक है, आर दूरी पर है। तो पहला बात कि हम चल रहे हैं विद्युत फ्लक्स निकालने। अब थोड़ा सा सोचो, ये प्लस क्यू आवेश है, तो इस आवेश के कारण इस सतह पर विद्युत तीव्रता का भी दिशा होगा। इस प्लस क्यू आवेश के कारण, बिंदु आवेश के कारण यहाँ पर विद्युत तीव्रता होगा, तो विद्युत तीव्रता सदिश राशि है, तो इसलिए विद्युत तीव्रता का भी कुछ दिशा होगा। मान ले रहे हैं इधर विद्युत तीव्रता का दिशा है, जो कि सतह से कुछ कोण बना रहा है, मान लीजिए थीटा डिग्री कोण बना रहा है। इतना बात आप समझ गए? तो अब हम चलते हैं विद्युत फ्लक्स निकालने। तो चलो, चूंकि ये सतह बहुत बड़ा है, अगर सतह को हम ए से लिख रहे हैं तो ये बहुत छोटा सा सतह को हमको लिखना पड़ेगा डी ए से। तो चलते हैं डी ए सतह से निकलने वाला, सॉरी इधर से लिखना पड़ेगा, शायद दिखाई आपको नहीं दे इधर, डी ए सतह से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स, ठीक है। तो देखो भाई, विद्युत फ्लक्स के डी फाई से लिखते हैं, ये बहुत छोटा सा सतह है, बहुत छोटा सा जो फ्लक्स निकलेगा, बहुत छोटा सा डी फाई इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, ई डी एस कॉस थीटा। खुद ही का डी फाई इज इक्वल टू डी एस, सॉरी अगर सतह को डी ए से लिखते हैं तो डी ए कॉस थीटा, कोई दिक्कत नहीं। अब चलो, इसलिए डी फाई इज इक्वल टू ई बोले तो क्या होता है, विद्युत तीव्रता प्लस क्यू आवेश के कारण इस बिंदु पर विद्युत तीव्रता कितना होगा, तो विद्युत तीव्रता का फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर इनटू डी ए कॉस थीटा। कोई दिक्कत? ई के जगह पर 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा में आर स्क्वायर। क्यों लिखे? क्योंकि हमको मालूम है कि ई इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा में आर स्क्वायर। देखो 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू, यहाँ से यहाँ का बीच की दूरी आर बटा में आर स्क्वायर। इतना बात आप समझ गए? तो अब यहाँ पर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आता है घन कोण का। घन कोण का देखो, ये जो सतह है, ये जो छोटा सा सतह है, ये सतह इस बिंदु पर जो कोण बनाता है उस कोण को हम लोग घन कोण बोलते हैं। यानी ये जो है, अगर हम यहाँ से एक लाइन स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करें, ये लाइन खींचे और यहाँ से भी अगर हम लोग किए ऐसे, सॉरी लाइन खींचे, तो यहाँ पर देखो ये कुछ छोटा सा एंगल ये बना रहा है, ये एंगल बना रहा है।
और यही जो एंगल होता है इसको सॉलिड एंगल बोलते हैं। सॉलिड एंगल बोले तो घन कोण, जिसको हम लोग ओमेगा से लिखते हैं। ठीक है, ये सतह बहुत छोटा है, इसलिए कोण बहुत छोटा बनाएगा, इसलिए इसको डी ओमेगा से लिख रहे हैं। ये कोण को डी ओमेगा से हम लोग लिख रहे हैं। तो ये ठोस कोण होता है, घन कोण होता है, और इसका कॉन्सेप्ट बहुत छोटा है। अगर आप इसके बारे में नहीं जानते हैं तो इसके लिए एक और वीडियो बना के अपलोड किया जाएगा इस सॉलिड एंगल के लिए। फिलहाल अभी आप ये समझे कि सॉलिड एंगल जो होता है, कुछ डायरेक्ट बात समझे आप कि सॉलिड एंगल जो होता है इसको हम लोग डी ओमेगा से लिख रहे हैं, और इसका फॉर्मूला होता है डी ए। अगर एरिया बहुत छोटा है तो डी ए कॉस थीटा बटा में आर स्क्वायर। ये डी ओमेगा होता है डी ए कॉस थीटा बटा में आर स्क्वायर। ठीक है, और ये बराबर होता है 4 पाई एस्टेरेडियन। आप इतना ही जाने सॉलिड एंगल के बारे में, ज्यादा कुछ नहीं है कि जो सॉलिड एंगल होता है बहुत छोटा सा, वो डी ए कॉस थीटा बटा में आर स्क्वायर होता है, और ये 4 पाई के बराबर होता है। बस आप इतना ही जाने तब आसानी से। तो चलो भाई, तो इस बात को हम लोग लिख सकते हैं ऐसे कि डी फाई जो होगा वो बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखो Q इंटू डी ए कॉस थीटा बटा में आर स्क्वायर को एक साथ लिख सकते हैं, डी ए कॉस थीटा बटा में आर स्क्वायर। हो सकता है आर स्क्वायर को हम यहाँ पर डी ए कॉस थीटा के नीचे ला करके लिख दिए, और चूंकि डी ए कॉस थीटा किसके बराबर है, डी डब्ल्यू के, तो डी फाई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के, और ये डी ए कॉस थीटा इंटू आर स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, डी डब्ल्यू। समझ रहे हैं बात को ना जी, लिख सकते हैं, क्योंकि देख लो आप डी ए कॉस थीटा बटा में आर स्क्वायर डी डब्ल्यू के बराबर। अब देखो इस छोटा सा सतह से कितना फ्लक्स निकलेगा, ये बात मेरे को मालूम चल गया। हमको निकालना है पूरा सतह से निकलने वाला फ्लक्स, इसलिए पूर्ण सतह से निकलने वाला फ्लक्स, इसलिए पूर्ण सतह से निकलने वाला फ्लक्स, जब इतना सतह से, बहुत छोटा सा सतह से इतना फ्लक्स निकल रहा है, तो पूरा सतह से कितना निकलेगा, जोड़ना पड़ेगा, यानी इस फ्लक्स को ऐड करना पड़ेगा। तो डी फाई ऐड कर दिया, ऐड का चिन्ह मतलब समेशन का चिन्ह, इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये Q क्या है, कांस्टेंट टर्म है, इसलिए कांस्टेंट टर्म डी ए इंटू डी डब्ल्यू। चूंकि डी डब्ल्यू किसके बराबर है, 4 पाई के, तो यहां से 4 पाई और 4 पाई कट गया, तो समेशन ऑफ डी फाई जो होगा वो बराबर होगा 1/एप्सिलॉन नॉट इंटू Q। समझ रहे हो बात को? देखो आ गया गॉस थ्योरम, यानी बंद बॉडी के कुल सतह से जो कुल फ्लक्स निकलेगा वो 1/एप्सिलॉन नॉट इंटू Q के बराबर निकलेगा। एप्सिलॉन नॉट को आप बहुत पहले से जानते हो, 1/एप्सिलॉन नॉट इंटू Q के बराबर निकलेगा। कोई दिक्कत नहीं, यही गॉस का प्रमेय है। 5 नंबर का आपका एग्जाम में पूछता है, यह गॉस का प्रमेय है। 5 नंबर का पूछता है, आप इतना बात को, या कभी कभी 2 नंबर का भी पूछ देता है, तो इतना बात को लिख दोगे हो जाएगा। इसके बारे में हमको समझाना नहीं है, क्योंकि हमसे पूछ रहा है गॉस प्रमेय, इसलिए इस बात को हम लोग अभी इतना ही जानकर तो साबित कर दिए। कैसे साबित किए भाई, तो हम कुछ नहीं माने, हम पहले यहाँ पर विद्युत तीव्रता फ्लक्स निकाला था, तो फ्लक्स का फॉर्मूला ये हमको मालूम होता है, हो गया। अब यहाँ से हम क्या किए कि यहाँ पर विद्युत तीव्रता निकाले, और विद्युत तीव्रता निकाल के विद्युत तीव्रता का वैल्यू रखे, और सॉलिड एंगल का फॉर्मूला हमको मालूम है कि डी ए कॉस थीटा बटा में आर स्क्वायर होता है, और 4 पाई के बराबर होता है। तो डी ए कॉस थीटा बटा में आर स्क्वायर की जगह पर डी डब्ल्यू, और इस डी डब्ल्यू की जगह पर 4 पाई से 4 पाई कट गया, 1/एप्सिलॉन निकाल दिया। अब यहाँ से कुछ हम लोगों को कंक्लूजन मिला। अब इसका कुछ मतलब केस है,
उस कुछ केस को हम लोग देखते हैं कुछ केस को। देखो अब इसका कुछ केस है, तो केस फर्स्ट देखते हैं। जब बंद वस्तु के अंदर बहुत सारे आवेश होंगे, जब बंद वस्तु के अंदर बहुत सारे आवेश होंगे, तो उस स्थिति में जो विद्युत फ्लक्स निकलेगा वो 1/ε0 इंटू सभी आवेश का योग होगा। लिखते हैं, यानी का नाम ये है कि जैसे कोई ये बंद वस्तु है, ठीक है, इसके अंदर बहुत सारे आवेश है, जैसे प्लस Q1 आवेश है, प्लस Q2 आवेश है, प्लस Q3 आवेश है, माइनस Q4 आवेश है, बहुत सारा आवेश है। तो उस स्थिति में फ्लक्स जो निकलेगा वो कितना निकलेगा? उस स्थिति में जो फ्लक्स है वो निकलेगा जो कितना निकलेगा? तो उस स्थिति में सुनो, लिखते हैं, जब बंद वस्तु के अंदर, या इतना लिखना क्या आप लिख लोगे, जब बंद वस्तु के अंदर आवेश बहुत अधिक हो तो इसे निकलने वाला जो फ्लक्स होगा, कुल जो फ्लक्स होगा वो बराबर होता है 1/ε0 और इनटू इसके अंदर जितना भी आवेश है उन सभी आवेशों का योग, जैसे Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 जितना भी आवेश है सबको ऐड कर दें। ऐसा ही हम विद्युत फ्लक्स निकाल लेंगे। ठीक है। सेकंड बात, जब आवेश बंद वस्तु के बाहर हो, जैसे कोई ये बंद वस्तु है और इस बंद वस्तु के बाहर आवेश हो, बाहर, तो उस स्थिति में फ्लक्स इस सतह से कितना निकलेगा? तो कोई फ्लक्स नहीं निकलेगा, कोई विद्युत फ्लक्स नहीं निकलेगा, यानी जो डी फाई होगा कुल वो 0 के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि गोल्स थ्योरम तब अप्लाई किया जाएगा जब आवेश अंदर रहेगा। ये तो आवेश बाहर है, आवेश बाहर है, इसलिए कोई विद्युत फ्लक्स इस सतह से नहीं निकलेगा, कोई विद्युत फ्लक्स इस सतह से नहीं निकलेगा। के सेकंड समझे बात को? जब अंदर में बहुत सारा आवेश है तो 1/ε0 सभी आवेश को जोड़ देंगे। जब आवेश बाहर है तो कोई उपाय नहीं, फ्लक्स कुछ नहीं निकलेगा, नेट फ्लक्स 0 निकलेगा। अब देखो, यदि बंद वस्तु के अंदर कुल विद्युत आवेश का योग पॉजिटिव आता है, जैसे कि इधर प्लस Q1 हो, प्लस Q2 हो, प्लस Q3 हो, यही सब हो, तो सबको जोड़ेंगे तो पॉजिटिव ही आएगा। यानी समेशन ऑफ डी फाई जो निकालेंगे वो 1/ε0 इंटू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 ऐड करेंगे तो ये सब क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। तो जब बंद वस्तु के अंदर कुल विद्युत आवेश का योग पॉजिटिव हो तो उस केस में सतह से विद्युत बल रेखा निकल रही है, सतह से विद्युत बल रेखा निकल रही है। ठीक है। उस स्थिति में सतह से विद्युत बल रेखा निकल रही है, निकल रही है। और जब केस थर्ड है, जब बंद वस्तु के अंदर आवेश के कुल, जब बंद वस्तु के अंदर आवेश का कुल योग निगेटिव हो, देख रहे हो ना, देख लो निगेटिव, तो समेशन ऑफ डी फाई क्या हो जाएगा? 1/ε0 इंटू माइनस Q1 माइनस Q2 माइनस Q3, देख रहे हो? तब सब कुछ क्या है? निगेटिव है। यानी जब बंद वस्तु के अंदर कुल आवेश का योग निगेटिव हो, निगेटिव, तो उस स्थिति में विद्युत बल रेखा सतह में जा रही है। ठीक है। उस स्थिति में विद्युत बल रेखा सतह से जा रही है। तो आप समझ चुके होंगे, इतना बातों को आप समझ चुके होंगे। ओके, तो आप समझ चुके बातों को। अब हम इसमें कुछ क्वेश्चंस करने चाहते हैं, देखते हैं कुछ क्वेश्चंस को।
एक दो क्वेश्चन बनाते हैं, आप समझ जाएंगे कैसे कैसे इसको यूज किया जाए। तो क्वेश्चन सोल्व करते हैं और आपका उसमें भी क्वेश्चन है कुछ आपको जो पीडीएफ दिया गया है, आप व्हाट्सएप से कांटेक्ट जरूर हो जाए, क्योंकि जो भी अपडेट होता है हम वहीं पर बता दिया करते हैं। देखो जैसे क्वेश्चन फर्स्ट है, बोल रहा है कि एक क्यूब है, क्यूब समझ रहे हैं ना जी? क्यूब, एक क्यूब है और इस क्यूब का जो साइड है वो साइड दिया हुआ है, इस क्यूब का साइड ए है, ठीक। इस क्यूब का साइड ए है और इस क्यूब के अंदर में प्लस क्यू आवेश रखा हुआ है, प्लस क्यू आवेश रखा हुआ है। बोल रहा है क्वेश्चन में कि एक फेस से, यानी क्यूब के एक फेस से, एक सतह से विद्युत फ्लक्स निकलने वाले विद्युत फ्लक्स ज्ञात है। चलो देखो बना, बहुत आसान है। अब पहले बताओ हमको कौन फार्मूला लगेगा, गॉस थ्योरम लगेगा कि ईडीएस cos थीटा वाला लगेगा? क्या इस आवेश के कारण आपको विद्युत तीव्रता मालूम है? नहीं मालूम है। तो जब ये मालूम नहीं है तो आप ईडीएस cos थीटा फार्मूला लगा नहीं सकते हैं। ये आवेश बंद वस्तु के अंदर है तो है, जब कोई भी आवेश बंद वस्तु के अंदर है तो गॉस थ्योरम हम लोग लगा सकते हैं। तो गॉस थ्योरम लगाते हैं। इस आवेश के कारण इस पूरा क्यूब से जो निकलने वाला फ्लक्स होगा, इस आवेश के कारण इस पूरा घन से जो विद्युत फ्लक्स निकलेगा वो कितना बराबर निकलेगा? यानी पूरा घन से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स, भाई पूरा घन से कितना विद्युत फ्लक्स निकलेगा? यानी जो कुल विद्युत फ्लक्स निकलेगा पूरा क्यूब से जो विद्युत फ्लक्स निकलेगा वो बराबर किसके होगा? पूरा सतह से जो विद्युत फ्लक्स निकलता है वो बराबर होता है 1/ε0। इसके अंदर में जो आवेश है, कितना आवेश है? Q, 1/ε0 × Q। पूरा सतह से चारों ओर से इतना विद्युत फ्लक्स निकलेगा, लेकिन आपसे क्या पूछा जा रहा है? एक सतह से निकालना है। इसलिए एक फेस से निकलने वाला फ्लक्स, सोचो तो इस क्यूब में कितना फ्लक्स था? सॉरी, क्यूब में कितना फेस है? 6 फेस है। गिन लो, 1 2 3 4 5 और एक वो 6 फेस है। क्यूब के 6 फेस होती है। तो 6 फेस से, यानी पूरा क्यूब बोले तो 6 फेस से जो फ्लक्स निकल रहा है, ये 6 फेस से जो फ्लक्स निकल रहा है वो इतना है 1/ε0 क्यू। जब 6 फेस से 1/ε0 × क्यू फ्लक्स निकल रहा है, इसलिए एक फेस से, यानी एक फेस से कितना फ्लक्स निकलेगा? तो 1/6ε0 × क्यू। सिंपल सा बात है, इजीली हम बता दिए। 1/6ε0 × क्यू विद्युत फ्लक्स निकलेगा। जब पूरा सतह से 1/ε0 × क्यू, तो एक सतह से कितना? 1/6ε0 × क्यू। दो सतह से कितना? बोल देगा कि इस सतह और इस सतह से कितना निकलेगा, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2/6 यानी 1/3ε0 × क्यू। समझ रहे हैं बात? तो ऐसे बना लेंगे, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन रहेगा क्यूब वाले, तो इस तरह से आप सोल्व करेंगे। अब यहाँ पर क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड कब बनेगा? जब आपका लेवल हाई होगा इसमें बनाते बनाते, तो बोलेगा कि इसके कॉर्नर पर रख दिए, इसके लाइन पर रख दिए, बोलेगा कि इसके सतह पर रख दिए। इस तरह से आपका पीडीएफ में क्वेश्चन है तो आप बनाएंगे। हम बताते हैं तरीका बनाने का। देखिए सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन ये है कि बोल रहा है कि एक सिलेंडर है, ओपन सिलेंडर है, ये सिलेंडर है
और इस सिलेंडर के एकदम टॉप पर प्लस क्यू आवेश रखा जा रहा है, अंदर में नहीं, ध्यान रखिए, टॉप पर। जैसे सिलेंडर का जहां से गैस निकलता है ना, सोचिए वहीं पर हम प्लस क्यू आवेश को ले जा करके रख दिए। कहाँ? उस सिलेंडर का जो टॉप है, ये मान लीजिए अगर ये सिलेंडर है तो इसके एकदम टॉप पर, देखिए सिलेंडर जैसा ही अंदर थोड़ा सा गड्ढा है, इसका टॉप पर हम प्लस क्यू आवेश रख दिए। ठीक है, जहां से गैस दाबने पर निकलता है वहां पर प्लस क्यू आवेश रख दिया गया। अब पूछा जा रहा है कि बताइए कि बेलन से कितना फ्लक्स निकलेगा। बेलन से निकलने वाला फ्लक्स ज्ञात करें। चलो भाई बताओ। रहा बात कि गॉस थ्योरम तब लगाया जाता है जब आवेश अंदर की ओर हो। अभी तो आवेश कह रहे हैं कि हम ऊपर पे रखा गया है, ऊपर, तो गॉस थ्योरम लगेगा? नहीं लग पाएगा। तो कैसे निकलेगा विद्युत फ्लक्स भाई? लगाओ कोई उपाय, लगाओ कोई दिमाग। तो देखो दिमाग लगाते हैं। सोचो, जब यहां पर आवेश रखा गया है, जब इस बिंदु पर आवेश रखा गया है, तो हम तो गॉस थ्योरम अभी लगा नहीं सकते हैं। गॉस थ्योरम तब लगाएंगे जब ये आवेश बंद बॉडी के अंदर हो। तो हम कोई भी उपाय लगाते हैं, ऐसा कुछ उपाय लगाते हैं कि आवेश बंद बॉडी के अंदर आ जाए। तो थोड़ा सा आप सोचो, एक और दूसरा सिलेंडर हम ले आएंगे, दूसरा सिलेंडर ला करके और उसको पलट के, उस सिलेंडर को पलट के ऐसे रख देंगे। ये एक सिलेंडर के ऊपर में आवेश है, अब हम क्या किए कि एक और सिलेंडर लाए और पलट करके उसको ऐसे यहां पर लगा दिए, उसको यहां पर ऐसे लगा दिए। तो अब ये दोनों सिलेंडर के कारण ये आवेश अंदर हो गया, इस दोनों सिलेंडर के अंदर आवेश हो गया। यानी जो गॉस थ्योरम अब हम अप्लाई कर सकते हैं। तो अब जो गॉस थ्योरम अप्लाई करेंगे ये दोनों सिलेंडर के लिए अप्लाई करेंगे। तो अप्लाई करते हैं, ये प्लस क्यू आवेश यहाँ पर है, अभी हम गॉस थ्योरम अप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन हम क्या करें कि एक इसी के तरह यहाँ पर आवेश रखा गया है ना जी, यहाँ पर प्लस क्यू आवेश है, तो हम गॉस थ्योरम अभी अप्लाई नहीं कर सकते। इसलिए हम क्या किए कि एक और सिलेंडर हम क्या किए कि ले करके आए और इसके ऊपर रख दिए, मैंने इमेजिन कर दिए कि एक और सिलेंडर इस पर रखा हुआ है। तो अब ये दोनों सिलेंडर के कारण आवेश अंदर में आ गया, तो अब हम इस दोनों सिलेंडर के लिए गॉस थ्योरम आराम से अप्लाई कर सकते हैं। इसलिए कुल सतह बोले तो दोनों सिलेंडर, दोनों बेलन, नजीक निकलने वाला फ्लक्स, आराम से बता सकते हैं गॉस थ्योरम लगा के कि भाई जो इन दोनों सिलेंडर से निकलेगा कुल फ्लक्स वो बराबर होगा 1/ε0, इन दोनों के अंदर में आवेश कितना है? प्लस क्यू, तो क्यू, यानी ये दोनों सिलेंडर से 1/ε0 इंटू क्यू विद्युत फ्लक्स निकल रहा है। इसलिए अपना जो एक सिलेंडर था, इसलिए एक बेलन, यानी जिस सतह से निकालना था, एक बेलन से निकलने वाला फ्लक्स, एक बेलन से निकलने वाला फ्लक्स जब दोनों सिलेंडर से निकलता ही था, तो एक सिलेंडर से कितना? आधा, जितना निकल रहा था उसका आधा, यानी d5 बराबर 1/2ε0 इंटू, यानी एक ये जो सिलेंडर था इस सतह से पूरा इतना विद्युत फ्लक्स निकलेगा। बना दिए। समझ रहे हैं कैसे हम किए? आसान है, एकदम आसान है। एज्यूम कर लो अगर चार्ज इधर उधर है तो। अब इसी तरह से आपसे क्वेश्चन जो है आपका पीडीएफ में दिया हुआ है, किस तरह से क्वेश्चन है, आप उसको किस तरह से सोल्व करेंगे आप थोड़ा सा देखिए। क्या है आपके पीडीएफ में? बोलेगा कि ये क्यूब है और इस क्यूब के ये जो लाइन देख रहे हो, ये लाइन, ये जो क्यूब का लाइन है, इस लाइन पर चार्ज को रखा गया है, इस लाइन पर चार्ज को। तो आप गॉस थ्योरम लगा पाएंगे? पूछेगा कि इस क्यूब के लाइन पर चार्ज है, तो बताइए फ्लक्स कितना निकलेगा इस क्यूब से। तो कैसे भाई बनाएंगे? तो सोचो, जब यहाँ पर चार्ज रहेगा तो हम गॉस थ्योरम अप्लाई कर पाएंगे। सपोज मान लो यही चार्ज है, ये आपका चार्ज है, हम गॉस थ्योरम अप्लाई कर पाएंगे जब ये यहाँ रहेगा। तो
नहीं अप्लाई कर पाएंगे। तो क्या करना होगा, इस चार्ज को अंदर बंद करना पड़ेगा। बंद करने के लिए क्या करें, देखो पूरी तरह से बंद हो जाए, ऐसा क्या करें कि ये चार्ज पूरी तरह से बंद हो जाए। तो हम ऐसे कर सकते हैं, अगर इसके ऊपर से एक और क्यूब रख देंगे तो क्या ये ढक जाएगा पूरी तरह से, नहीं, उधर से खाली इधर से खाली। तो क्या करेंगे कि यहाँ पर हम एक क्यूब लगा देंगे, देखो एक यहाँ पर और एक फिर से यहाँ पर क्यूब और एक यहाँ पर क्यूब, 4 क्यूब लगा देंगे तो उस चारों क्यूब के अंदर में वो चार्ज आ जाएगा। और गॉस थ्योरम इस चारों क्यूब के कारण निकाल लेंगे। जब चारों क्यूब के कारण जो फ्लक्स निकलेगा 1/ε0 इंटू क्यू, इसलिए एक के लिए कितना, जब 4 के लिए 1/4 पे ε0 इंटू क्यू, तो एक के लिए 1/4 ε0 इंटू क्यू। समझ रहे हैं बात को ना। तो इस तरह से हम अप्लाई करके, गॉस थ्योरम को अप्लाई करके कॉम्प्लिकेटेड से कॉम्प्लिकेटेड बॉडी के कारण फ्लक्स हम लोग निकाल सकते हैं। तो इस लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एप्लीकेशन स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।